Hello guys, first of all, Jai Hind to all my subscriber. Let's discuss today's topic. Today we'll discuss generative AI. तो guys आज हम लोग generative AI समझेंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल समझेंगे इन डिटेल। तो गाइज अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना जो लोग जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल में इंटरेस्टेड है। आज हम लोग डिटेल में देखेंगे जनरेटिव एआई क्या होता है और हम लोग समझेंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग एलएलएम से। एलएलएम क्या होता है गाइज? ये जो एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो होता है वो मिलियन बिलियंस ऑफ डेटा सेट्स पे ट्रेन होता है। तो हम पहले से देख समझते हैं कि इसका यूज केस क्या है। तो यूज केस में गाइज हम लोग चैटबॉट, जनरेटिव एआई से चैटबॉट बना सकते हैं। जनरेटिव एआई से कोड हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग एक टेक्स्ट लिखोगे तो कोड जनरेट हो जाएगा। समराइजेशन वगैरह करा सकते हैं जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। और फिर यहाँ पे आप लोग ट्रांसलेशन भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल भी कर सकते हो, इंफॉर्मेशन रिट्रीव भी कर सकते हो। और मैंने यूज केस है इसका। तो पहले हम समझते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल में कौन कौन से मॉडल्स आते हैं। तो डिटेल में हम एलएलएम मॉडल को समझेंगे पहले। एलएलएम मॉडल्स में कौन कौन से मॉडल आते हैं गाइस? तो आते हैं बॉट मॉडल, बॉट आते हैं, जीपीटी आते हैं, लामा मॉडल आते हैं, फिर आता है पैल मॉडल, फिर आता है फ्लैन T5 और मेनी मॉडल आते हैं। इसमें और सारे मॉडल्स आ जाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल में। तो गाइस हम समझते हैं कि हमारा इसका यूज केस क्या है। यूज केस क्या है एलएलएम मॉडल का? तो एलएलएम मॉडल का गाइस यूज केस में हम लोग देखेंगे। यूज केस हो गया इसमें एलएलएम मॉडल का यूज केस। पहले हम लोग समझते हैं क्या क्या होता है यूज केस, फिर हम लोग डिटेल में समझेंगे एलएलएम मॉडल क्या होता है। तो एलएलएम मॉडल का यूज केस में हो गया गाइस एसे राइटिंग हो जाएगा, एसे राइटिंग, फिर हो जाएगा समराइजेशन, फिर हो जाएगा गाइस ट्रांसलेशन, फिर हो जाएगा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, रिट्रीवल हो जाएगा, फिर हो जाएगा हम लोग इन्वोक कर सकते हैं एपीआई एंड एक्शन। उससे हम लोग एक्शन कॉल एक्सटर्नल एप्लीकेशन से इन्वोक कर सकते हैं। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो गाइस हम लोग समझते हैं कि हाउ एलएलएम वर्क, एलएलएम वर्क कैसे करता है गाइस। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस एलएलएम काम कैसे करता है, हाउ एलएलएम एलएम्स वर्क। तो गाइस हम लोग पहले इसके लिए ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर देखेंगे। ट्रांसफार्मर्स का आर्किटेक्चर देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? तो गाइस ट्रांसफार्मर 2017 में एक पेपर आया था, ट्रांसफार्मर अटेंशन इज ऑल यू नीड करके एक पेपर है। अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो गाइस इसके ट्रांसफार्मर से क्या पहले क्या सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रॉब्लम के लिए क्या क्या यूज होता था? आरएनएन यूज होता था। फिर आया एलएसटीएम आया। एलएसटीएम से इस आरएनएन में प्रॉब्लम वेनिसिंग एंड ग्रेड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट करके एक प्रॉब्लम आता था, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग एलएसटीएम लेकर आए। दोनों प्रॉब्लम को ओवरकम, बट इसमें क्या होता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग होता है। और इसमें ये जो होता है पैरेलल सीक्वेंस टू सीक्वेंस प्रोसेसिंग होता है। फिर हम लोग इसमें इसके ड्रॉबैक के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्मर लेकर आए 2017 में। इसका इसका बेनिफिट हो गया स्केल इफिशियंसी, इफिशिएंटली। फिर आ गया पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेस होने लगा इसमें, क्योंकि एलएसटीएम मॉडल में हम एक एक अगर हम कुछ कोई वर्ड लिखते हैं, आई हैव इंटरेस्ट, TREST इंटरेस्ट इन जनरेटिव एआई। तो यहाँ पे पहले आई जाता था, फिर हैव इंटरेस्ट इन जनरेटिव एआई,
फिर एआई, ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस जाता था, पर इन ट्रांसफार्मर में पैरेलल प्रोसेसिंग होने लगा, सारे वर्ड एक साथ इनपुट हो रहे थे, होने लगे। तो वो हमें ट्रांसफार्मर में देख सकते हैं। फिर हम समझते हैं ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो गाइस इसमें ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर में, यहाँ पर हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे होता है एक इंकोडर और एक होता है डिकोडर। फिर होता है यहाँ पे अगर इनपुट हम डालते हैं, फिर होता है एक अटेंशन, फिर होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो हम इनपुट डालते हैं, इनपुट, तो एम्बेडिंग होता है पहले इसमें, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा, और हम एनी मशीन लर्निंग डीप लर्निंग एप्लीकेशन में हम लोग मैथमेटिकल यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को इनपुट देते हैं। तो पहले हम एम्बेडिंग करेंगे, यानी कि टेक्सटुअल को मैथमेटिकल फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में दिखाएंगे, वेक्टर में, वेक्टर फॉर्मेट में जाएगा। तो यहाँ पे एम्बेडिंग में दो, एक होता है पोजिशनल एम्बेडिंग और एक होता है इनकोडिंग। तो पोजिशनल एम्बेडिंग क्या होता है गाइस, हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे, एलएसटीएम में सीक्वेंशियल होता है, यानी कि सीक्वेंस एक के बाद एक। अगर आई हैव इंटरेस्ट, आई के बाद हैव होगा, हैव पर इंटरेस्ट होगा, वैसे ही इसमें हम लोग पोजीशन असाइन कर देंगे, हर एक टोकन के करस्पॉन्डिंग एक पोजीशन असाइन कर देंगे। तो इंबेडिंग, इंकोडिंग प्लस पोजिशनल इंबेडिंग मर्ज होकर यहाँ पे इनपुट जाती है टेंशन के अंदर, दोनों मर्ज करके। फिर यहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म होता है। अटेंशन मैकेनिज्म में गाइस ये होता है कि हम लोग जैसे हर एक वर्ड का रिलेवेंस क्या है अदर वर्ड्स में, जैसे कि एक हम सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, द टीचर taught the student with the book। तो यहाँ गाइज यहाँ पे जो द बुक, बुक किससे रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड है या स्टूडेंट से रिलेटेड है। तो ईच वर्ड, ये इस वर्ड का इसको, इस सेकंड वाले वर्ड से क्या रिलेशन है, थर्ड वाले वर्ड से क्या, ईच वर्ड का रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ कैसे है। तो हम लोग यहाँ पे अटेंशन मैकेनिज्म के थ्रू उसको, इसका कोरिलेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया इंकोडर हो गया, इसको बोलते हैं इनकोडर, और इसको बोलते हैं डिकोडर। इसमें भी सेम अटेंशन मैकेनिज्म होता है, फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होता है, फिर अटेंशन मैकेनिज्म होता है, फिर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फिर यहाँ से जो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे आउटपुट होता है इनकोडर का, वो पूरे डिकोडर में चला जाता है। फिर डिकोडर से जो हमारा आउटपुट आता है वो सॉफ्टमैक्स के थ्रू हमें आउटपुट आता है, प्रोबेबिलिटी करके आउटपुट आता है। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफार्मर का आर्किटेक्चर। तो इसमें हम लोग देखेंगे, देख सकते हैं कि जो हमारा टोकन एम्बेडिंग है, जो इनपुट है उसमें पोजिशनल एम्बेडिंग प्लस टोकन एम्बेडिंग दोनों कंबाइंड होकर पोजिशनल इंकोडिंग में जाता है, या फिर यानी कि इनपुट इंकोडर के अंदर जाता है। तो ये हमारा इंकोडर हो गया। फिर हम देखते हैं मल्टी हेड अटेंशन क्या होता है। गाइस मल्टी हेड अटेंशन होता है कि यानी कि में बहुत सारे अटेंशन एक साथ काम करते हैं, कोई चीजें अलग प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, कोई अलग चीज प्रॉपर्टी, कोई अलग प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है, बहुत सारे अटेंशन पैरेलली वर्क होते हैं, उसको मल्टी हेड अटेंशन बोलते हैं। तो वो मल्टी हेड अटेंशन हो गया। तो ट्रांसफॉर्मर सीक्वेंस टू सीक्वेंस टास्क के लिए होता है, जैसे ट्रांसलेशन के लिए होता है। अगर हम इनपुट देंगे कुछ, अगर हम डालेंगे आई हैव इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इन जनरेटिव एआई, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हिंदी में यहाँ पे आउटपुट आएगा, मुझे जनरेटिव एआई में इंटरेस्ट है। तो यहाँ उसका आउटपुट आ जाएगा इनकोडर से डिकोडर के थ्रू। तो इन समझते हैं हम, अब आगे समझते हैं हम लोग क्या होता है इनकोडर में, क्या होता है इनकोडर में, क्या होता है गाइस, इनकोडर इनपुट जो होता है। अब हम समझते हैं इनकोडर क्या होता है गाइस। इनकोडर, इनकोडर क्या होता है, इनकोड्स, इनकोड्स इनपुट्स, यानी कि प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट होता है विथ
contextual understanding and produce one vector per input token. गाइस इनकोडर क्या होता है? इनकोडर होता है कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट जनरेट होता है और उससे वेक्टर एक वेक्टर प्रोड्यूस करता है एक इनपुट टोकन के करस्पॉन्डिंग। और डिकोडर क्या होता है गाइस? यहाँ पे समझते हैं डिकोडर क्या होता है। डिकोडर क्या होता है? एक्सेप्ट इनपुट टोकन एंड जनरेट न्यू टोकन। जो हमारा डिकोडर होता है इन एक्सेप्ट करता है इनपुट टोकन्स को और उससे जनरेट करता है न्यू टोकन्स को। तो यहाँ पे इंकोडर डिकोडर समझ गए। अब यहाँ पर हम समझते हैं ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर में तीन पार्ट होते हैं। यानी कि जो ट्रांसफॉर्मर हमारा आर्किटेक्चर है, ट्रांसफॉर्मर में इसमें तीन आर्किटेक्चर हो गए। एक हो गया इंकोडर ओनली मॉडल, नेक्स्ट हो गया इंकोडर डिकोडर मॉडल्स, फिर हो गया डिकोडर ओनली मॉडल्स। तो इंकोडर डिकोडर और इंकोडर डिकोडर मॉडल्स होते हैं। यानी कि एक होता है सिर्फ इंकोडर होता है, एक होता है इंकोडर डिकोडर मॉडल्स होता है, एक डिकोडर ओनली मॉडल्स होता है। तो गाइज इसको हम आगे डिटेल में समझेंगे एक एक टर्म को, इंकोडर डिकोडर ओनली को और डिकोडर ओनली को। अभी हम समझते हैं प्रॉम्प्टिंग क्या होता है एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉम्प्टिंग एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो गाइस प्रॉम्प्टिंग क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग होता है अगर हम लोग कुछ अगर टेक्स्ट पास करते हैं, कुछ मॉडल से हमारा जो प्रॉम्प्ट करते हैं, कुछ हमें पूछना है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं, वेयर इज गैनमेट लोकेटेड इन द, वेयर इज गैनमेट लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है? एक हमारे पास एलएलएम मॉडल्स होता है, एलएलएम मॉडल हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट हो गया, ये हमारा मॉडल हो गया। यहाँ पे कंप्लीशन हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आता है। आउटपुट क्या आता है? गेन मेड इज ए मून ऑफ जुपिटर एंड इज लोकेटेड इन द सोलर सिस्टम विद इन जुपिटर ऑर्बिट। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट हो गया। यानी कि हम जैसे चैट जीपीटी की तरह, हम जो चैट जीपीटी से पूछते हैं वो प्रॉम्प्टिंग होता है। और चैट जीपीटी जीपीटी करके एक फैमिली है, GPT-3 एंड GPT-4 यूज करता है चैट जीपीटी, और हमें एक आउटपुट देता है। तो वो हो गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और यहाँ पे जो हमारे पास ये कंटेक्स्ट विंडो होता है, ये लाइक टिपिकली फ्यू थाउजेंड वर्ड्स, यहाँ पे 1000 वर्ड्स लेता है इनपुट में। इससे ज्यादा करोगे तो जी प्रॉब्लम आने लगेगा। तो नेक्स्ट समझते हैं इन कंटेक्स्ट लर्निंग क्या होता है। समझते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इन कंटेक्स्ट लर्निंग। आईसीएल क्या होता है? तो आईसीएल में क्या होता है गाइस? एक हमारे पास प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट हमारे मॉडल के पास जाता है। जैसे ये हमें चैट जीपीटी में कोई क्वेरीज पूछते हैं, कुछ क्वेरीज कुछ क्वेश्चन हो गया, ये हो गया हमारा चैट जीपीटी मान लो। यानी कि ये जीपीटी 3 और 4 यूज करता है। और यहाँ पे हमारा आउटपुट आता है कंप्लीशन।
तो अगर हमारे पास अगर एक क्वेरी हम इनपुट देते हैं, एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, क्लासिफाई दिस रिव्यू, यहाँ पे एक हमारे पास एक सेंटेंस लगता है, आई लव दिस मूवी। तो यहाँ पे सेंटिमेंट हमें निकालना है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है या नेगेटिव सेंटिमेंट है। तो ये हमारे पास ये प्रॉम्प्ट हो गया। प्रॉम्प्ट ये हमारे मॉडल के पास जाएगा, एलएलएम मॉडल के पास। फिर यहाँ पे कंप्लीशन होगा, यहाँ पे कंप्लीशन होगा, क्लासिफाई होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे कंप्लीशन होगा एलएलएम मॉडल में। तो अगर हम एक ही इनपुट दे रहे हैं, उसको जैसे क्लासिफाई करना है, सेंटिमेंट एनालिसिस निकालना है, सेंटिमेंट एनालिसिस निकालना है, तो एक ही हमारे पास सेंटेंस है जिसका हमें सेंटिमेंट एनालिसिस निकालना है। इसको बोलते हैं जीरो शॉर्ट इन्फ्रेंस, यानी कि एक ही सेंटेंस हम इनपुट दे रहे हैं। नेक्स्ट में अगर हमें एक नेक्स्ट हम प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसमें एक प्रॉम्प्ट हो गया ये, यहाँ पे अगर लिखते हैं क्लासीफाई दिस रिव्यू, फिर यहाँ पे लिखते हैं आई लव दिस मूवी। यहाँ पे सेंटिमेंट, सेंटिमेंट क्या हो गया, सेंटिमेंट इसका हम इनपुट पे ही दे रहे हैं, पॉजिटिव है। फिर एक नया सेंटेंस लिखते हैं, क्लासीफाई दिस रिव्यू, फिर डालते हैं आई डोंट लाइक दिस चेयर। तो ये हम पूछ रहे हैं, इससे मॉडल से पूछ रहे हैं, यहाँ पे सेंटिमेंट हो गया, यहाँ पे हम इसको पूछ रहे हैं। ये फिर हमारा प्रॉम्प्ट पूरा एलएलएम मॉडल में जाएगा। फिर हमारे पे यहाँ पे कंप्लीशन होगा। कंप्लीशन में क्या होगा गाइस, यहाँ हमारे पास सेंटिमेंट आ जाएगा, क्योंकि दो, एक सेंटिमेंट और उसका लेबल भी दे रखा है पॉजिटिव। फिर सेकंड वाले हमें से सेंटेंस है, उसका सेंटिमेंट पूछ रहा है। यहाँ पे आई डोंट लाइक दिस ईयर, या इसका नेगेटिव हो जाएगा। ये मॉडल हमेरे पास आउटपुट दे रहा है नेगेटिव। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, इस प्रॉम्प्ट में हम एक क्वेरी दिए हैं सेंटिमेंट के एनालिसिस के लिए, इंस्ट्रक्शन दिया, उसके करस्पॉन्डिंग हम लेबल भी दिया है, उसका आंसर भी दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन हो गया, उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका आंसर मॉडल से पूछ रहे हैं। ये एलएलएम मॉडल में पास हो रहा है। तो और यहाँ पे इसका आउटपुट हो गया सेंटिमेंट, आ गया आउटपुट में नेगेटिव। तो अगर ऐसा होता है, एक हम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट और एक क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको बोलते हैं वन शॉट लर्निंग। इसको बोलते हैं वन शॉट लर्निंग और वन शॉट इन्फ्रेंस। इसको इसको वन शॉट इन्फ्रेंस बोलेंगे। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, एक और कंसेप्ट आता है जिसमें एक हम प्रॉम्प्ट दिए, ये हो गया प्रॉम्प्ट। फिर यहाँ पे हो गया एलएलएम मॉडल, यहाँ पे हो गया कंप्लीशन। यहाँ पे हम एक सेंटेंस डालते हैं, क्लासिफाई दिस रिव्यू, आई लव दिस डीवीडी। फिर यहाँ पे इसका सेंटिमेंट भी दे रखा है पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक हम सेंटेंस डालते हैं, क्लासिफाई दिस रिव्यू, आई डोंट लाइक दिस चेयर। फिर इसका भी हमें सेंटिमेंट दे रखा है नेगेटिव। और भी हमारे पास उससे एक हम क्वेरी पूछ रहे हैं, यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए सेंटेंस दे रखे हैं, क्लासिफाई दिस रिव्यू। यहाँ पे हम इसको एक और सेंटेंस दे रखे हैं, दिस इज नॉट ग्रेट। और यहाँ पे सेंटिमेंट हम पूछ रहे हैं, इसका सेंटिमेंट क्या होगा हमारे एलएलएम मॉडल से, एलएलएम मॉडल से
मान एज्यूम कर लो चैट जीपीटी है, GPT-3 मॉडल हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम इससे पूछ रहे हैं तो बाद में हमारा सेंटीमेंट अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये हमारा मॉडल आउटपुट दे रहा है, एलएलएम मॉडल आउटपुट दे रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसका सेंटीमेंट है, एनालिसिस कर दिया है। एक सेंटेंस दिया है, उसका सेंटीमेंट एनालिसिस दे दिया। फिर अगर हम एक से ज्यादा क्वेरी और आंसर डालें तो उसको हम बोल रहे हैं फ्यू शॉर्ट इन्फ्रेंस, यानी फ्यू शॉर्ट इन्फ्रेंस। तो समझते हैं अच्छे से, जिसमें एक क्वेरी और उसका मॉडल से आंसर पूछे उसको बोल रहे हैं वन शॉट इन्फ्रेंस। एक एक क्वेरी प्लस एक उसका लेबल हो गया, क्वेरी प्लस लेबल, फिर एक क्वेरी आ गया तो उसको बोलेंगे वन शॉट इन्फ्रेंस। इसको बोलेंगे जीरो शॉट, सॉरी इसको बोलेंगे जीरो शॉट इन्फ्रेंस। फिर इसको बोलेंगे वन शॉट इन्फ्रेंस। और देन हमारे पास एक और प्रॉम्प्ट डालते हैं जिसमें हम एक से ज्यादा क्वेरीज प्लस सेंटीमेंट, क्वेरी प्लस सेंटीमेंट, क्वेरी प्लस सेंटीमेंट डाल दे और लास्ट की क्वेरी पूछे उसको बोलते हैं फ्यू शॉर्ट इन्फ्रेंस। यहाँ पे समझे, तीनों समझ लीजिएगा गाइस। तो अब हम समझते हैं कि जनरेटिव एआई में पैरामीटर्स क्या होता है, जनरेटिव एआई कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन्फ्रेंस पैरामीटर क्या होता है। तो इन्फ्रेंस पैरामीटर्स में गाइस फोर टाइप्स के पैरामीटर्स होते हैं। एक होता है मैक्स न्यू टोकन, फिर होता है सिंपल टॉप की, फिर होता है सैंपल टॉप पी, एंड होता है टेम्परेचर। तो ये जो मैक्सिमम न्यू टोकन्स होता है गाइस, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर कर, मतलब इसमें अपन लोग डाल सकते हैं कि हमारे जो आउटपुट टोकन होगा मैक्सिमम न्यू टोकन होगा, जो हमारे पास जो यहाँ से सॉफ्टवेयर में अक्सर जो डिकोडर के थ्रू आ रहा है उसका टोकन लेंथ क्या होगा। तो मैक्सिमम हम 100 से 100 डाल सकते हैं, 150 डाल सकते हैं, 200, यानी कि हमारे आउटपुट में कितने वर्ड्स आएंगे, ये हो गया मैक्सिमम टोकन्स। और उसमें से जिसके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये हो गया मैक्सिमम न्यू टोकन्स हो गया, यानी कि वहां पे जाकर स्टॉप हो जाता है। और ऐसे समझिए कितना टोकन जनरेट करेगा, जैसे मान लो आप सेंटेंस नेगेटिव सेंटीमेंट एनालिसिस के लिए एक ही टोकन चाहिए, वैसे ही अगर कितना लोग कितने वर्ड में हम आउटपुट चाहते हैं, कितने टोकन्स का आउटपुट चाहते हैं, उसके लिए मैक्सिमम टोकन्स यूज होता है। नेक्स्ट होता है गाइस पैरामीटर होता है सैंपल टॉप के, यानी कि अगर हमारे पास कोई अगर सॉफ्टवेयर आउटपुट आता है, यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आता है सॉफ्ट मैक्स आउटपुट आता है, इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी आता है, जैसे प्रोबेबिलिटी का परसेंटेज इधर दे रखा है, एक 0.2%, 0.1%, 0.3%, और यहाँ पे वर्ड प्रोबेबिलिटी ये हो गया, और यहाँ पे वर्ड हो गया। तो केक, मान लो एग्जांपल में डोनट्स एंड बनाना, तो यहाँ पे हमें टॉप के सेलेक्ट करना था, कितने ऊपर वाले कितने सेलेक्ट करने हैं वर्ड, यहाँ पे हो गया टॉप के पैरामीटर। फिर होता है टॉप पी पैरामीटर। टॉप पी पैरामीटर में जो, जैसे कि यहाँ पे अगर तीन प्रोबेबिलिटी दे रखा है, यहाँ पे 0.1, 0.2 और 0.1, तो हमें अगर हम सेलेक्ट चूज कर लिया 0.3, यानी कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 0.3 से जिसका जाए, दोनों का सम करके 0.3 जिसका हो जाए वो मुझे लेना है। तो इन दोनों का टॉप, यानी कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पे पी नॉट 0.03 है, 30 है, यानी कि 0.2 प्लस 0.1, 0.3, यानी कि इन दोनों को केक और डोनट्स को चूज करेंगे, ऊपर के दो आउटपुट टोकन हम ले लेंगे। फिर होता है टेम्परेचर, जैसे जैसे का हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं रेंडमनेस इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेंडमनेस इंक्रीज होता है, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जैसे, लेकिन हमारा आउटपुट होगा वो रेंडम होगा, मतलब कुछ ज्यादा ही रेंडम वैल्यू आने लगेंगे। जैसे आउटपुट में बहुत सारे जैसे जो, मतलब जो यूज के भी नहीं होंगे वो भी आउटपुट आने लगेंगे, हमारा मॉडल गलत प्रिडिक्शन भी करने लगेगा, गलत आउटपुट आने लगेगा। तो ये हो गया टेम्परेचर का इम्पैक्ट हो गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पे पैरामीटर देखे, पैरामीटर देखे मैक्स न्यू टोकन, फिर हम पैरामीटर्स देखे सिंपल टॉप के, सिंपल टॉप पी एंड टेम्परेचर। अब हम लोग समझते हैं जनरेटिव एआई लाइफ साइकिल क्या होता है। जनरेटिव
जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? तो पहले क्या होता है गाइस, हमें डिफाइन करना होता है यूज केस क्या है। यूज केस पहले स्कोप हम लोग चेक करते हैं, स्कोप यानी यूज केस क्या है। फिर करते हैं सिलेक्ट करते हैं, हम लोग क्या करते हैं मॉडल सिलेक्ट करते हैं, कौन से चूज एन एग्जिस्टिंग मॉडल और प्री ट्रेन यो ऑन मॉडल, यानी हम लोग प्रीटेन और एग्जिस्टिंग बेस मॉडल को चूज करते हैं। फिर क्या होता है, यहाँ पे आता है, फिर आता है एडेप्टिंग एलाइन मॉडल, यानी कि हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। अगर हम मॉडल सिलेक्ट करें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कर सकते हैं, हम फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने डेटा सेट्स पे, अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक। ये हमें आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि अलाइन विथ ह्यूमन फीडबैक क्या होता है। फिर होता है हम इसको इवेलुएट करेंगे, अगर हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियर गलत आ रहा है तो कितना गलत आ रहा है, फाइन ट्यूनिंग करेंगे हमारा मॉडल पहले से कितना बेटर हुआ है तो उसको इवेलुएट करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑप्टिमाइज करेंगे, हम मॉडल को ऑप्टिमाइज करेंगे, फिर डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आर्गुमेंट मॉडल बिल्ट इन एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन, फिर हम उससे अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे उससे। तो गाइज हम यहाँ पे समझे कि जनरेटिव एआई प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है। पहले यूज केस होता है, फिर हम लोग एक मॉडल चूज करेंगे, प्रीटेन मॉडल और एग्जिस्टिंग बेस मॉडल चूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है फाइन ट्यूनिंग, आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आता है, फिर हम उसको इवेलुएट करेंगे, फिर उसको हम ऑप्टिमाइज करेंगे, देन उसको डिप्लॉय करेंगे, फिर उसको हम अलग अलग एप्लीकेशन उससे बना सकते हैं। तो गाइज हम लोग यहाँ पे लास्ट स्टार्टिंग में देखा था क्या क्या यूज केसेस होते हैं, एसे राइटिंग हो गया, समराइजेशन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया, और मेनी यूज केसेस हैं इसके। तो गाइज हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो फाइन ट्यून होता है वो क्या होता है। तो गाइज हम लोग एक और टॉपिक छोड़े हुए थे, ये ट्रांसफार्मर मॉडल में तीन पार्ट्स जो होते हैं ट्रांसफार्मर मॉडल्स के, ट्रांसफार्मर मॉडल्स के तीन पार्ट होते हैं, यानी कि इनकोडर ओनली मॉडल, फिर क्या था इनकोडर डिकोडर मॉडल्स, फिर होता है डिकोडर ओनली मॉडल्स। तो समझते हैं हम डिटेल में इनकोडर ओनली मॉडल क्या होता है। जो इनकोडर ओनली मॉडल्स है उसको बोलते हैं ऑटो इनकोडिंग, ऑटो इनकोडिंग मॉडल बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हम इसको ट्रेन कैसे करते हैं गाइस, तो इसको करते हैं हम ट्रेन मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग के थ्रू, मास्क लैंग्वेज मॉडलिंग के थ्रू इसको ट्रेन करते हैं। इसमें क्या होता है गाइस, हम हमारे पास कुछ सेंटेंस होते हैं, कुछ क्वेरीज होते हैं, कुछ कर्पस होते हैं, बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा, उसमें से कुछ परसेंट टेक्स्ट को वर्ड को मास्क कर देते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं द टीचर टीचेस द स्टूडेंट, यहाँ पे हम मास्क कर देंगे टीचेज, ये वाला चीज को मास्क कर देंगे, मॉडल के इनपुट ये देंगे और टारगेट में हम वैल्यू ये देंगे। इससे हम इस मॉडल को सुपरवाइज लर्निंग की तरह ट्रेन करते हैं। तो ये हो गया इनकोडर मॉडल ओनली। ऑटो इनकोडर बोलते हैं, ऑटो इनकोडर में क्या क्या यूज केस होते हैं हम समझेंगे कि ऑटो इनकोडर के इनकोडिंग मॉडल के क्या क्या यूज केस हो सकते हैं। तो यूज केस हो गए हैं इसके गाइस, सेंटिमेंट एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस में हम इनकोडर मॉडल को यूज करते हैं, ऑटो इनकोडिंग मॉडल को यूज करते हैं। नेम एंटिटी, नेम एंटिटी रिकॉग्निशन में यूज करते हैं। फिर करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन में। और इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं गाइस, तो इसमें मॉडल आते हैं बर्ट मॉडल एक आ जाता है जो इनकोडर मॉडल है, और एक आता है रोबोटा, रोबोटा मॉडल हो गया, दो हो गया ऑटो इनकोडिंग हो गया जो इनकोडर होते हैं। और फिर हम देखते हैं डिकोडर मॉडल ओनली, डिकोडर मॉडल
ओनली। इसमें आता है ऑटो रिग्रेसिव, ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, तो गाइज इसमें क्या होता है कि नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्शन की तरफ इसका ऑब्जेक्टिव होता है, इस मॉडल ट्रेन करता है नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट, नेक्स्ट वर्ड। हमारे पास जैसे एक सेंटेंस पहले देख रहे हैं, द टीचर टीचेस द स्टूडेंट। यहाँ पे हम द टीचर फिर टीचर्स नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करेगा, फिर ये तीनों इनपुट जाएगा, फिर द देन स्टूडेंट्स, ये सब आउटपुट होंगे। ये होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है डिकोडर मॉडल वाली। और जो ऑटो इनकोडर होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें ऑटो रिग्रेसिव जो मॉडल है डिकोडर मॉडल, उसके यूज केसेस क्या होता है, तो इसके यूज केसेस में आ जाएगा टेक्स्ट जनरेशन होता है, जनरेशन हो गया। फिर होता है कि अदर बहुत सारे इसमें मॉडल्स होते हैं, जैसे मॉडल्स में लेते हैं जीपीटी, फैमिली, वो सारे डिकोडर मॉडल और मॉडल हो गया, ब्लूम हो गया, ये डिकोडर मॉडल है। एक होता है सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल, सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल होता है। इसमें होता है इंकोडर, इंकोडर डिकोडर, इंकोडर डिकोडर मॉडल दोनों होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मास्किंग होता है, दो सेंटेंस को इस सेंटिनल टोकन निकालते हैं, यानी कि रिकंस्ट्रक्ट स्पेन करते हैं इसमें। इसका ऑब्जेक्टिव होता है रिकंस्ट्रक्ट स्पेन। तो इसके यूज केसेस होता है गाइस, इसके यूज केसेस में आ जाता है ट्रांसलेशन आ जाता है, यूज केसेस में आ जाता है ट्रांसलेशन, फिर होता है टेक्स्ट समराइजेशन, फिर होता है क्वेश्चन आंसरिंग। और इसका मॉडल प्रीटेन मॉडल हो गया T5 बाट, ये सब प्रीटेन मॉडल हो गए। तो गाइज हम लोग तीनों पार्ट देख लिया ऑटो इनकोडर मॉडल के। तो गाइज आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना, नेक्स्ट वीडियो में इसका फाइन ट्यूनिंग समझेंगे और आगे के एलएलएम जनरेटिव एआई को डिटेल में समझेंगे। गाइज ये वीडियो 3 पार्ट्स में होंगे, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसका डिटेल में समझ लेना कैसे जनरेटिव एआई, लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जनरेटिव एआई क्या होता है, तो अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।